अगर आसमान छूने की ख्वाहिश है, अगर आसमान छूने की ख्वाहिश है तो सपने भी आसमान से बड़े रखो। नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंसी और कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में। बेसिकली ये जो वीडियो है हमारा किसी भी क्लास से लिंक नहीं है, इसे 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चे देख सकते हैं। जनरल टॉपिक है ये। 10th क्लास के कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत है, इसीलिए सेपरेटली ये जो वीडियो है वो बनाया जा रहा है। 9th क्लास में इस चीज को हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले कंपाउंड के सूत्र जानने से पहले कि इस कंपाउंड का सूत्र कैसे बनता है, यौगिकों का सूत्र कैसे बनता है, उसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी तत्व की संयोजकता यानी कि वैलेंसी क्या होती है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ अ कंपाउंड। वैलेंसी जानने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन विन्यास के ऑलरेडी 2 सेपरेट वीडियोस में बना चुकी हूं, जिसमें मैंने आपको एलिमेंट 1 से लेकर के हाइड्रोजन से लेकर के 30 नंबर, परमाणु संख्या 30 जो कि है हमारा जिंक, 1 से लेकर के 30 तक पूरे के पूरे 30 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना है ये सिखा दिया है मैंने आपको उसमें, जिसमें हमने KLMN वाली प्रक्रिया भी देखी है और उसमें हमने SPDF जो हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ाया जाता है वो वाली चीज भी हमने वहां पर कंबाइन करके 21 से 30 नंबर के एलिमेंट्स की भी इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने वहां पर लिखा है। तो देखो, अगर हम वैलेंसी की बात करें कि वैलेंसी क्या होती है, व्हाट इज वैलेंसी, और वैलेंसी को हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं कि संयोजकता क्या होती है। ठीक है, वैलेंसी को इंग्लिश में तो हम क्या कर देंगे कि समझते हैं इसे जनरल लैंग्वेज में कि क्या होता है। अगर कोई एलिमेंट है आपके पास में, कोई तत्व है, ठीक है, तो वो तत्व क्या होना चाहेगा। जिंदगी में सारे लोग क्या होने चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे आज हम हैं तो मोस्ट ऑफ लोगों का जो गोल है वो क्या रहता है कि हम बहुत ज्यादा पैसे वाले बने, बिलियनर बन जाए, मिलियनर बन जाए, मेहनत करके कैसे भी करके। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि जो बिलियनरीज है या फिर जो मिलियनरीज है दे आर स्टेबल, वो स्टेबल होते अपनी जिंदगी में, वो स्थिर हो उनको अपनी जिंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए, तो सभी लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। उसी तरीके से जो हमारी आवर्त सारणी होती है उसके तत्व भी स्थिर होना चाहते हैं। अब उनके लिए स्थिरता क्या है भाई, अगर हम स्थिर होना चाह रहे हैं तो किसी ना किसी को देख करके हमें समझ में आया होगा कि कौन स्थिर है। किसी को देख करके तो दिमाग में आया होगा कि हाँ यार इसके जैसा बनना है, ये मेरे को स्थिर लग रहा है। वैसे ही पीरियोडिक टेबल में कुछ तो ऐसा होगा ना, पीरियोडिक टेबल के जो सारे तत्व है वो भी तो स्थिर बनना चाह रहे हैं, लेकिन किसको देख करके। हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो स्थिर तत्व है, वो स्थिर तत्व कौन से है, वो स्थिर तत्व है 18th ग्रुप के तत्व। कौन कौन से तत्व आते हैं 18th ग्रुप में, तो आपको उसको ट्रिक से याद रखना है। हीना, नीना और करीना, जीरोक्स, रानी। He से क्या है हमारा हीलियम, यहां पर है ये नियोन, ये है एर्गन, ये है क्रिप्टन, ये है हमारा जिनॉन एंड द लास्ट वन इज आर रेडॉन। तो पीरियोडिक टेबल के जो 18वें ग्रुप के सदस्य हैं वो सदस्य होते हैं स्थिर। क्यों स्थिर होते हैं, मैंने आपको बताया था जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था कि 18वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स है या फिर ये एलिमेंट्स जो है हमारे पास में हीलियम, नियोन, एर्गन, क्रिप्टन, इन सब का जो शेल होता है, इन सब का जो कोश होता है वो पूरा का पूरा भरा हुआ होता है। जो उनका कोश है वो पूरा भरा हुआ होता है। अपने कोश को भरने के लिए इनको बाहर से ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ती है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से ये किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। स्थिर है ना, इनको जब किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो ये क्यों दूसरे एलिमेंट्स के साथ में जाकर के रिएक्ट करेंगे, जरूरत ही नहीं है। इसीलिए इन्हें क्या माना जाता है, स्थिर माना जाता है। और पूरी पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं वो सब भी इनकी तरह ही स्थिर होना चाहते हैं। अब जब वो स्थिर होंगे तो स्थिर होने के लिए या तो उनको इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे या फिर उनको इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। तो पीरियोडिक टेबल के तत्व स्थिर होने के लिए कितने एलिमेंट्स लेते हैं या कितने एलिमेंट्स देते हैं,
सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। पीरियोडिक टेबल के तत्व स्थिर होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, अपने आप को स्थिर बनाने के लिए खुद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस 18th ग्रुप वाले तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जैसा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं तो वो बंध बनाते हैं, वो क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो दो तत्व जब इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करके एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो जाते हैं, बंध बनाते हैं, तो उस कंबाइन होने की कैपेसिटी को या फिर उस बंध बनाने की जो प्रॉपर्टी है आपके एलिमेंट की, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को हम संयोजकता बोलते हैं। क्या होता है, अब डेफिनेशन में हम जाएंगे नहीं, हम संयोजकता निकालना सीखेंगे। कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है बेसिकली किसी भी एलिमेंट की, कंबाइनिंग कैपेसिटी, हिंदी में भी लिख देते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम। किसी भी तत्व के एटम के कंबाइन करने की जो क्षमता है, बंध बनाने की जो क्षमता है, उसे हम संयोजकता यानी कि वैलेंसी कह देते हैं। हिंदी में हम इसे कैसे लिखेंगे? हिंदी में हम इसे कैसे लिखेंगे? हिंदी में लिख देंगे हम, किसी तत्व की संयोजन क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। सिंपल, कि संयोजन बनाने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान कर रहा है, वही हमारी संयोजकता कहलाएगी। आगे चलते हैं। चलो, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन, ये हमारी हो गई डेफिनेशन, ये हिंदी में हो गई और ये वाली इंग्लिश में हो गई। ठीक है, अब होगा कैसे ये? तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छे से सीख लिए हैं, 1 से 20 तक तो आपको याद भी होंगे। तो यहाँ पर अगर हम 1 से 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो कहाँ से शुरू करेंगे हम? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के पास क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, उसका नंबर क्या है, उसकी परमाणु संख्या क्या है? 1 है, मतलब उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो है वो 1 है, तो उसके पास में मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? उसके k शेल में होंगे एक इलेक्ट्रॉन, है ही एक तो एक ही भरेगा। हमें ये भी पता है कि इस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। ये सारी चीजें हम पहले से सीख चुके हैं पिछले प्रीवियस वीडियोस के अंदर। यहाँ पर हम फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं सारों के। 3 क्या है हमारा? 3rd नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पहले लिख लेते नाम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। 11th नंबर से लिख लेते हैं। 11th नंबर वाले क्या है हमारे पास में? 11 नंबर से हम लिख लेंगे, 11th नंबर से हमारे पास में सोडियम। तो यहां पर हम लिख लेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एर्गन, पोटेशियम एंड 20th इज कैल्शियम। तो ये कुछ हमारे 20 एलिमेंट्स है। फटाफट से हम इनकी इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लेते हैं। इसके पास में 2 1, 2 2, इसका कितना हो जाएगा? 2 3, इसका 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 और 2 8। देखो, इसका जो ऑक्टेट है ना वो कंप्लीट हो गया। पहले कोश में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम, पहले कोश के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? पहले कोश में मैक्सिमम हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और दूसरे कोश में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो पहले कोश में 2 आ सकते हैं, इधर 2 पूरे भर गए हमारे पास में।
और इधर दूसरे कोश में हमारे पास में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो इसका पहला कोश भी पूरा भर गया है, दूसरा कोश भी पूरा भर गया है। तो अब इसको तो अपना कोश पूरा करने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेने देने की जरूरत ही नहीं है, जिसकी वजह से ये किसी के साथ में बंध नहीं बनाते। और जब बंध नहीं बनाते तो ये क्या करते हैं, संयोजन नहीं बनाते हैं। संयोजन नहीं बनाते तो उनकी क्षमता वैसे भी 0 होती है। इनकी जो संयोजकता होती है वो वैसे भी 0 होती है, इनकी संयोजन शक्ति 0 हो सकती है, आप ऐसे मान सकते हो। यहाँ पर हम दोबारा लिखेंगे तो 2 8 1 2 8 2 2 8 3, काउंट कर लो बराबर ही आ रहे हैं। 2 8 4 ये हम पहले कर चुके हैं ना। 2 8 5 2 8 and 6 2 8 and 7 2 8 and 8। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 8 8 1। क्यों यहाँ पर हमने 18 नहीं भरे हैं, मैंने आपको विन्यास पढ़ाया था जब बताया था कि जो हमारा सबसे महत्तम कोश होता है उसके अंदर हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। तो ये कहाँ जाएगा पहले, ये जाएगा पहले अगले कोश के अंदर, मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। वो पूरा एसपीडीएफ वाला मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले प्लीज इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला वीडियो देखना, उसके बाद ही ये चीज देखना, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि इधर 8 और 1 क्यों लिखा है मैंने। वहां पर पूरे 30 तक की हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले थे। तो 2 8 8 और 2 ये हमने लिख लिए, 20 तक ही लिख रहे हैं क्योंकि हमें संयोजकता निकालनी सीखी, इसके ज्यादा हमारे अभी काम भी नहीं आएगी। तो देखो यहां पर जो बाहतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम संयोजक इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। संयोजक इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। क्यों, इसीलिए जो हमारा लास्ट वाला शेल होता है उसे हम संयोजक शेल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा आखिरी वाला कोश होगा ना उसे हम संयोजक कोश यानी कि वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं। और वैलेंस मतलब आखिरी वाला, और आखिरी शेल में आखिरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो क्या हो जाएंगे, हमारे संयोजक इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ये सारे के सारे जो तत्व है वो क्या चाहेंगे, हम भी हमारा कोश पूरा करें और हम भी स्थिर हो जाएं। तो अपना कोश पूरा करने के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेंगे या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। अब देखो कैसे पता लगता है, यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन है, यहाँ हमारे पास में हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के पास का कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने उसको कहाँ भर दिया है, मैंने उसको के शेल में भर दिया है। क्यों, क्योंकि ये भी तो रूल है, जिस कोश की ऊर्जा सबसे कम है उसी कोश के अंदर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे। मतलब लोएस्ट नंबर से पहले आप फर्स्ट शेल में भरते हो, उसके बाद में आप दूसरे शेल में भरते हो, उसके बाद में ही आप तीसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो। अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में जाएगा इस तरीके से। ठीक, इतना हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो येलो से मार्क किया है वो कौन है, हमारे नोबल गैसेज हैं। ये बता दिया मैंने अभी आपको, ट्रिक से याद करना भी, ये क्या है, नोबल गैसेज है। ये भी हमारी नोबल गैस है और ये भी हमारी नोबल गैस है। तो सारे के सारे क्या चाहेंगे, नोबल गैस जैसा बनना चाहेंगे। अब अगर यहाँ मैं हाइड्रोजन को देखती हूँ तो हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और के शेल को अगर हाइड्रोजन को स्थिर होना है तो उसको अपने के शेल के अंदर अधिकतम जितने उस कोश में इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। अब के कोश जो है उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। लेकिन भरा हुआ कितना है, भरा हुआ है केवल 1। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, अपने आप को स्थिर करने के लिए वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन जो है दे देगा। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हमारा एक्सेप्शन है, कुछ मतलब अपवाद है। कुछ केसेस के अंदर हाइड्रोजन या तो अपना इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दे देता है, हाँ, मतलब अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर देता है दूसरे के साथ के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कभी कभी -1 वैलेंसी दिखाता है और कभी कभी +1 वैलेंसी दिखाता है। अभी जो -1 वैलेंसी और +1 वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट है इसको आप 11th क्लास में जब ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे तब बेहतर तरीके से जान पाएंगे। इसीलिए अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने कोश को पूरा करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा, जिसकी वजह से इसकी जो अब ये 1
एक दे भी सकता है, एक ले भी सकता है। कब लेगा, कब देने जैसा रिएक्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ में कंबाइन है, उसी के बेसिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो हमारी +1 रहती है। अभी के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा हाइड्रोजन है, कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, ये हाइड्रोजन की वैलेंसी है +1। -1 भी होती है कुछ कुछ केसेस में, लेकिन वो आप जब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कब +1 कब +1 रखनी है, कब -1 रखनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, जो वैलेंसी है हाइड्रोजन की क्या होगी, हाइड्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी +1। ठीक, हीलियम की क्या है 0, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। लिथियम के पास में देखो, इस कोश में क्या है, इसका K कोश तो पूरा भरा हुआ है। L कोश जो है उसके अंदर अधिकतम आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, उसके अंदर आप अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, लेकिन इसके कोश में भरे हुए कितने हैं, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक बात बताओ, जब लिथियम की बारी आएगी तो इसके पास में क्या है, K और L शेल है। K में तो पूरे 2 भरे जा सकते हैं जो इसने भर लिए है, कितने इसके पास में टोटल 3, और L शेल में टोटल कितने भरे जा सकते हैं 8, लेकिन ये भरता कितना है, क्योंकि है ही नहीं इसके पास में, जितना उतना ही भरेगा ना, तो 1 भर लेगा। अब अगर इसको स्थिर होना है, अगर लिथियम को स्थिर होना है, या तो ये क्या करेगा, अपने कोश में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और हीलियम जैसा हो जाएगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन और भर लेगा और नियॉन जैसा बन जाएगा। तो क्या आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना कि 1 देना? 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है? ऑब्वियस सी बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है यहाँ पर, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए काफी ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी, लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन को देना है तो उसके लिए काफी कम ऊर्जा चाहिए होगी, जिसकी वजह से क्या करता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दान दे देता है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को ये दूसरों को दे देता है, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, +1। कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन अगर, कभी भी कोई तत्व अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कभी भी अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एलिमेंट जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसकी वैलेंसी किस में रहेगी, प्लस में रहेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तब उसकी संयोजकता माइनस में रहेगी। क्यों होता है वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी आप अभी के लिए इतना ध्यान रख लो कि अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस में, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो संयोजकता प्लस में। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो संयोजकता ऋणात्मक होगी, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो संयोजकता धनात्मक होगी। कैसे होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे सीखेंगे। देखो इसमें 8 आ सकते हैं पूरे। अब या तो 6 ले लेगा या 2 दे देगा। ऑब्वियस सी बात है, 2 देना आसान है तो ये 2 दे देगा और प्लस की 2 संयोजकता इसकी हो जाएगी। मतलब इसका क्या मतलब है, 2 प्लस की 2 संयोजकता हो जाएगी, मतलब बेरिलियम स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये आसपास में दूसरे ऐसे तत्वों को देखेगा जो इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो बंद बनाने के लिए दूसरे तत्वों के साथ में संयोजन करने के लिए ये क्या कर रहा है, दूसरे तत्वों के साथ में संयोजन करने के लिए ये 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, उनको दे रहा है कि तुम मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले लो और मुझे स्थिर कर दो। और जिनको जरूरत है वो क्या करेगी, वो इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और अपने आप को स्थिर बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, संयोजन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, प्लस की 2 हो जाएगी। यहाँ पर +3 हो जाएगी, क्योंकि 5 लेना आसान है, 3 देना आसान है, तो 3 देना आसान है। यहाँ पर इसकी +4 हो जाएगी। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसके बारे में हम 4th चैप्टर में पूरा कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। 4th चैप्टर में 10th क्लास के। नाइट्रोजन के अंदर देखो, नाइट्रोजन के जो बाह्यतम कक्ष है, या फिर मैं बोलूँ कि जो उसका संयोजक कक्ष है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 5। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8, अधिकतम 8 भर सकते हैं, और 5 पहले से भरे हुए हैं। अब अगर नाइट्रोजन को स्टेबल होना है, नाइट्रोजन को स्थिर होना है, तो या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन दे दे अपने, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब बताओ 5 देना आसान है कि 3 लेना आसान है? 5 देने में बहुत ऊर्जा लगेगी, इससे अच्छा मैं क्या करूंगी, 3 एक्सेप्ट कर लूंगी। तो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और अपना जो संयोजक कोश है उसका जो कोश है उसको किसकी तरह बना लेगा, नियॉन की तरह बना लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया है तो उसकी संयोजकता कैसी होगी, ऋणात्मक। यहाँ पर ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा,
2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों? क्योंकि 6 तो पहले से ही है, 8 में 2 कम पड़ रहे हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 7 है, 8 में 1 कम पड़ रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? -1। और इसका तो पूरा ही भरा हुआ है, ना लेगा ना देगा, तो इसकी संयोजकता यहाँ पर 0 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम सोडियम। अब देखो सोडियम का K और L शेल तो पूरा भरा हुआ है, M शेल को अगर मैं देखती हूँ तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बाह्यतम कोश के अंदर जो है अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर इन सब का जो बाह्यतम कोश है वो क्या है? वो M ही है। तो M में फिलहाल वैसे आप 18 भर सकते हो, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो सबसे बाहर वाला कोश है, अगर उसके नहीं, जो सबसे बाहर वाला कोश है उसके अंदर आप अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हो। 18 कब भरोगे? जब उसके बाद वाला भरने लग जाए, इसके पीछे कोई दूसरा कोश आ जाएगा ना, तब इसके अंदर और भरने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास वाली चीज में हमने इस चीज को डिटेल में देखा है। तो यहाँ पर जो M कक्ष है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? उसमें आउटर मोस्ट शेल है तो 8 भरे जा सकते हैं, 8 में से 1 है। अब या तो 7 ले ले या 1 दे दे। ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेगा? 1 को डोनेट कर देगा, तो सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी +1। मैग्नीशियम 2 दे देगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2। एल्यूमिनियम 3 दे देगा क्योंकि इसकी वैलेंसी हो जाएगी +3। सिलिकॉन क्या कर लेगा? 4 शेयर कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी हो जाती है +4। अब फास्फोरस के पास में 8 में से 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो 5 तो मैं देने से रही, 3 ले लूंगी क्योंकि 5 देने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इससे अच्छा मैं 3 ले लूंगी। 3 इलेक्ट्रॉन लेते ही मेरा चार्ज क्या हो जाएगा? -3। इसके पास में 8 में से 6 गया तो कितने बदलेगा? ये 2। इसके पास में 7 है, 1 ही कम पड़ रहा है तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये। और एर्गन का तो कंप्लीट है तो क्या हो जाएगा इसका? 0। इसी तरीके से पोटेशियम का जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी, क्योंकि अपने आप को स्थिर बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा और 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम डोनेट कर देगा, जिस वजह से इसकी वैलेंसी, इसकी संयोजकता +1 और +2 आ जाएगी। मैंने आपको 10th क्लास चैप्टर 5 भी बता दिया है, जिसमें हमने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था। उस आधुनिक आवर्त सारणी में मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, जिससे कि आप तत्वों की वैलेंसी शॉर्टली याद कर सकते हो। हमने क्या देखा था? पहला ग्रुप, ऐसे हमारे पास में 7 पीरियड थे और यहाँ पर हमारे पास में 2 ग्रुप थे। पहले ग्रुप के अंदर कौन लोग थे? है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। अब क्योंकि ये सारे जो तत्व है वो पहले ग्रुप के सदस्य हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या है? इसलिए इनकी वैलेंसी +1 है। क्यों? क्योंकि इनके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। इन सब के बाह्यतम कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा और अधिकतर बाह्यतम कक्ष के अंदर हम मैक्सिमम 8 भर सकते हैं। 1 है तो ये 7 लेंगे नहीं, ये क्या कर देंगे? 1 डोनेट कर देंगे। ये शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने याद की हुई है। फिर आता है ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर क्या आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरेंशियम, बेरियम और रेडियम। यहाँ पर इनका नंबर क्या है? ग्रुप नंबर 2 है। ग्रुप नंबर 2 है मतलब इनके बाह्यतम कक्ष के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? अधिकतम 8 भर सकते हैं, 2 मौजूद है। 6 लेने से रहे, 2 दे देंगे, क्योंकि 6 लेने में बहुत एनर्जी लगेगी ना, इसलिए 2 दे देते हैं। इसलिए इन सबकी संयोजकता कितनी हो जाती है? +2 हो जाती है। हमने ये सारा पढ़ लिया है। फिर बीच के एलिमेंट्स को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अभी हमारे काम के नहीं। 11th क्लास में आप पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के बारे में आराम से डिटेल में डिस्कस करोगे। उसके बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं 13th ग्रुप के बारे में। 13th ग्रुप को मैंने आपको बोला था कि आपको इसको ऐसे पढ़ना है। 13th ग्रुप को क्या पढ़ना है? 10 + 3, मतलब उनके बाह्यतम कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी, उनके बाह्यतम कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है? 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अधिकतम आप कितने भर सकते हो? 8 भर सकते हो। 3 पहले से ही भरे हुए हैं। अब स्थिर होने के लिए या तो 5 ले लो या 3 दे दो। तो हम क्या करेंगे? 3 दे देंगे। 3 दे देंगे तो मतलब 13th ग्रुप जो है उन सबकी वैलेंसी कितनी होती है? 13th ग्रुप की वैलेंसी हो जाएगी +3। 13th ग्रुप के सदस्य कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन से स्टार्ट होता है ये, बोरॉन। और मैं पहले यहाँ पर लिख देती हूँ 14th, 15th, 16th, 17th और ऐसे 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? हाइड्रोजन, और इधर जो पहला सदस्य आता है वो आता है हीलियम। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन और ये नियॉन। 10 तक तो सबको याद है, तो आप पहले से लिख लो। फिर ये क्या है, हमारा थर्ड ग्रुप है। तो थर्ड ग्रुप के अंदर क्या हो जाएगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में गैलियम। इसको ठीक से लिख लेते हैं हम लाइन में ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसको ऐसे याद करते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसी तरीके से कार्बन, सिलिकॉन, कहे शिवजी, सुने प्रभु, लेड और एंटीमोनी आ जाते हैं यहाँ। ठीक है जी। आगे क्या है हमारे पास में, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी या फिर नाना पापा आशु, सब बीमार, ऐसे भी याद कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, ओल्ड स्टाइल से टी ओ। ये क्या है, फिर कल बाहर आई ऑटो। और इसका तो भी हमने देखा है, हीना, हीना, नीना और करीना, जीरोक्स, रानी। तो यहाँ पर इसको कैसे पढ़ना है आपको, इसको पढ़ना है 10+4। तो 10+4 है मतलब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है। तो ये क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है ना, सबके साथ में इक्वली शेयरिंग कर लेता है ये। आगे हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में, तब डिटेल में आपको समझ में आएगा। अभी तो आप ये समझ लो कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है अपने, जिसकी वजह से इसका जो संयोजकता है वो +4 रहता है। यहाँ पर क्या है, 15 नंबर है, मतलब आप इसको कैसे पढ़ोगे, 10+5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है मौजूद है, अधिकतम 8 आ सकते हैं। अब या तो 8 बन जाए, 3 इलेक्ट्रॉन्स और ले ले और अपने आप को स्थिर कर ले, फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। 5 इलेक्ट्रॉन्स देने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इस वजह से क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी -3। ठीक है, और ऐसे इसकी वैलेंसी हो जाएगी -2। क्यों, क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, 8 बनाने के लिए 2 एक्सेप्ट कर लेगा ये, जिसकी वजह से ये -2 हो जाएगी, इसकी -1 और 0। अब सवाल ये आता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं हम, जब हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, सामने वाले को दान दे रहे हैं, तब आपका वैलेंसी धनात्मक क्यों है, और जब इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं तो ऋणात्मक क्यों है। तो इसके पीछे एक रीजन है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम सोडियम को कंसीडर करते हैं, ठीक है, सोडियम को कंसीडर कर रही हूँ, सोडियम का जो परमाणु संख्या है वो है 11। मतलब सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। जब सोडियम में कोई भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं किया है, तो ये 11 प्रोटॉन का धनात्मक आवेश 11 इलेक्ट्रॉन के ऋणात्मक आवेश को बैलेंस कर लेगा। लेकिन सोडियम के मन में जाएगी इच्छा स्थिर बनने के लिए, तो ये क्या करेगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा किसी और को। जैसे ही सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट करा, तो ये क्या बन जाएगा, डोनेट करके ही ये बन जाएगा Na+। क्यों प्लस लिख रही हूं मैं उसके ऊपर, देखो, क्योंकि जब इसने अपना एक एलिमेंट किसी और को दे दिया, किसी और को इसने दान दे दिया, तब क्या होगा, तब इसके कोश में रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन कितने, तब इसके कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने रहेंगे, 11 ही रहेंगे। प्रोटॉन थोड़ी गया है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गया है ना, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश 10 प्रोटॉन के धनात्मक आवेश से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है और प्रोटॉन का जो आवेश है वो धनात्मक होता है, इस वजह से सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज लग जाता है। उसी तरीके से अगर हम क्लोरीन को कंसीडर करें, तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या है वो है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 2, 8 और 7। जब मैं क्लोरीन की बात कर रही हूँ, मतलब इसके पास में क्या है, 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। अब इसको भी स्टेबल होना होगा। जब इसको स्टेबल होना होगा तो ये क्या करेगा, ये किसी और से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब ये किसी और से 1 और इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या करेगा, इसके पास में 17 इलेक्ट्रॉन पहले से है और 1 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरों से ले लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन माइनस बन जाएगा। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, है ना। यहाँ पर 10+1 लिख रही हूँ, मतलब पहले इसके पास में 11 थे तो 1 दे देगा ना, इसलिए यहाँ पर +1 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसके पास में 17 पहले से ही है और ये 1 किसी और से ले लेगा,
एक किसी और से ये ले रहा है। जब ये किसी और से एक ले लेगा तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्लोरीन के पास में क्या है? अब क्लोरीन के पास में 18 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। तो 17 प्रोटॉन से 17 इलेक्ट्रॉन का आवेश तो बैलेंस हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन्स को दान दिया जाता है तो नाभि के अंदर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होने के कारण उनके ऊपर धनात्मक आवेश आ जाता है, और जब तत्व इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं किसी और से तो कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होने की वजह से उनके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्या है संयोजकता, ये समझ में आई है। संयोजकता समझने के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले प्रीवियस 2 वीडियो आप ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखे हैं तो। अब हम देखेंगे आगे कि कैसे कंपाउंड का फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ HCl तो आपको मैं बोल रही हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl तो होती है, लेकिन आपको कैसे पता पड़ेगा कि उसमें एक हाइड्रोजन आएगा और एक क्लोरीन आएगा? तो कैसे कंपाउंड के सूत्र बनाते हैं, यौगिक के सूत्र कैसे बनाते हैं, अगली साइड में हम वो पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन, यौगिक के सूत्र बनाना, जिसमें हम सबसे पहले सरल यौगिकों के सूत्र बनाना सीखेंगे। अब आपको क्योंकि संयोजकता पता है तो आपको मालूम है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आदान करता है और कौन सा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है अपने आप को स्थिर बनाने के लिए, और उनके ऊपर आदान प्रदान करने से कैसा आवेश आता है, ये चीज़ भी अब आप अच्छे से जानते हो। या फिर मैं और प्रिसाइजली बोलूँ तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी, अगर मैं 1 से 20 तक के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करूँ तो आप आराम से उनकी वैलेंसी या फिर उनकी संयोजकता आप मुझे बता सकते हैं। तो अगर हम बात करें सरल सरल यौगिकों के सूत्र की, तो यहाँ सरल यौगिकों के सूत्र, ठीक। इसके लिए आपको संयोजकता पता होनी जरूरी है। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले हम जो यौगिक का सूत्र बनाने वाले हैं वो है HCl का। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि हाइड्रोजन और क्लोराइड का कैसा यौगिक बनेगा वो आप मुझे बताएं, मैं बोल रही हूँ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का सूत्र बताएं, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र मुझे बताएं। क्या बोलते हैं हम इसको? हाइड्रो, यहाँ पर इसको ठीक से लिख लेते हैं, इंग्लिश में लिख देती हूँ मैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, एसिड मतलब अम्ल, अम्ल का सूत्र बताएं। तो आपको क्या करना है, आपको पहले ये ध्यान होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हाइड्रो शब्द जो है वो हाइड्रोजन के लिए है और क्लोरिक शब्द जो है वो क्लोरीन के लिए है। इनका नामकरण के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, अभी मैं आपको सूत्र बनाना सिखा देती हूँ। यहाँ पर हाइड्रो एच का मतलब है, हाइड्रो का मतलब है एच हाइड्रोजन, और क्लोरिक का मतलब है क्लोरीन। तो मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक नाम का यौगिक बनाएंगे। अब आपको पता है कि जो क्लोरीन है उसकी संयोजकता होती है 1, और क्लोरीन की संयोजकता भी होती है 1, लेकिन हाइड्रोजन की होती है +1 और यहाँ पर इसकी होती है -1। इसको आप क्रॉस करवा लो। यहाँ पर चार्ज लिखना ज़रूरी नहीं है, कंबाइन हो जाते हैं इसलिए यहाँ पर चार्ज मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। आपके दिमाग में रिकॉल रहे कि किसका आवेश धनात्मक है और किसका आवेश ऋणात्मक है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन करा है। तो ये हाइड्रोजन यह किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से, तो हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख देंगे, और क्लोरीन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? वो भी 1 से हो रहा है, तो उसको हम Cl को भी 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो ये 1 है ना, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? HCl लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम नमक का, है ना, जो घर में खाने वाला साधारण नमक है, ये तो आपको पता ही होगा वैसे भी, है ना? साधारण नमक का अगर हम सूत्र बनाएं तो आप बोलोगे फट से NaCl, लेकिन बना कैसे है? तो Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोरीन। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम। अब क्योंकि 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और दूसरा क्या बन जाएगा? क्लोराइड। ठीक है। हम बनाते हैं अब जल का। ये कुछ कॉमन ले रही हूँ ताकि आपको पहले
आइडिया हो जाए, जो चीज़ आपको पहले से पता है अगर हम उसका सूत्र बनाएँगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। जल जो है आपको पहले से ही पता है H2O है, पर बना कैसे है? आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है प्लस की 1 और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो होती है माइनस का 2। क्रॉस कर लो इसे, मतलब हाइड्रोजन के साथ में तो क्या हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन किससे गुणा हो रहा है 1 से, इसलिए ऑक्सीजन क्या आ जाएगा आगे 1। तो ये आपका जल का सूत्र हो जाएगा। इतना समझ आया? आगे करें नेक्स्ट एग्जांपल्स। अब हम बनाएँगे सल्फाइड गैस का सूत्र H2S। H2S का सूत्र कैसे बना है? मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है, इसको सल्फाइड भी बोलते हैं, है ना? सल्फाइड गैस है ये। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड है ये, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर H फॉर तो हाइड्रोजन और S फॉर सल्फर। आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है उसका उसकी संयोजकता होती है +1 और जो सल्फर है उसकी संयोजकता होती है -2। नहीं भी पता है तो जल्दी से रिकॉल करो, जो सल्फर है वो 16वें नंबर पर आता है। अभी 16वें नंबर पर आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2, 8 और 6। 72 कोष के इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबल करने के लिए 2 ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए इसकी जो संयोजकता है वो किसमें हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। ऐसे क्विक रिकॉल करना है। तो इसके हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हाइड्रोजन तो कितने आ जाएँगे 2 और सल्फर आ जाएगा 1। तो ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र हो गया है। अगला सूत्र हम बनाएँगे मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है? हो सकता है मात्रा में कोई गलती हो, तो आप प्लीज़ उसे करेक्ट कर लेना, क्योंकि मीडियम जो है मेरा इंग्लिश रहा है तो थोड़ा बहुत गलती मात्रा की मुझसे हो जाती है। फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि गलती ना हो। ठीक है? मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब इसके अंदर एक तो मैग्नीशियम आएगा और एक दूसरा तत्व कौन-सा आएगा आपका? क्लोरीन आएगा। मैग्नीशियम का संयोजकता है +2, क्लोरीन का संयोजकता है -1। क्या कर लेंगे हम इसे? क्रॉस करवा देंगे। क्रॉस करवाने पर हमें क्या पता चलेगा कि मैग्नीशियम के साथ में कितना आना है 1, मतलब 1 मैग्नीशियम और क्लोरीन किससे गुणा हो रहा है 2 से, मतलब 2 क्लोरीन। तो इस तरीके से ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक? यहाँ पर ये M हम ठीक से लिख लेते हैं, थोड़ा सही नहीं लग रहा है ये। M को हम ठीक से यहाँ पर लिख लेंगे। हुँ, टेट्रा क्लो क्लोराइड। ठीक है। तो मतलब इसके अंदर क्या है? कार्बन, मतलब एक तो कार्बन आएगा, दूसरा क्या है? टेट्रा। टेट्रा शब्द का मतलब पता नहीं, लेकिन क्लोराइड से इतना पता ज़रूर चल रहा है कि कितने यहाँ पर दूसरा दूसरा जो तत्व है वो क्या आएगा? क्लोरीन आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्लोरीन। कार्बन की संयोजकता होती है प्लस की 4 और क्लोरीन की संयोजकता होती है माइनस की 1। लिख लेंगे हम इस तरीके से, क्रॉस करवा दो इसको। तो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? कार्बन के साथ में 1 और क्लोरीन के साथ में 4। तो ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया है। एक और देख लेते हैं, एल्यूमीनियम ऑक्साइड। किसका देख रहे हैं हम? एली एल्यूमीनियम ऑक्साइड। एक और देख लेते हैं हम यहाँ पर, एक और एग्जाम्पल देख लेंगे। ये है हमारा एग्जाम्पल एल्यूमीनियम ऑक्साइड का। एल्यूमीनियम शब्द से तो समझ में आ रहा है कि एल्यूमीनियम आएगा एक तत्व तो, और ऑक्साइड से समझ आ रहा है कि दूसरा तत्व जो है वो हमारे पास में ऑक्सीजन आएगा। एल्यूमीनियम की संयोजकता होती है +3 और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2।
क्रॉस करवा दो इसको। किसके पास में जा रहा है? एल्यूमिनियम 2 के पास में। तो उसको कैसे लिखेंगे? एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के पैरों में क्या आएगा? 2। छोटा लिखना है, नीचे लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है ना, बराबर में नहीं लिखना, नीचे लिखना है। और ऑक्सीजन के साथ में कितना आएगा? 3। इसका क्या मतलब है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्मूले में 2 एल्यूमिनियम के परमाणु और 3 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़ते हैं। तो ये तो थे यौगिक सूत्र कुछ सरल यौगिकों के। अब हम एक और तरीके के यौगिक सूत्र बनाने देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो है बहु परमाणुक यौगिकों के सूत्र। मतलब कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जिसमें एक तत्व किसी पूरे परमाणु के साथ में जुड़ जाता है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, मतलब उस सूत्र को हम कैसे बनाएंगे। जैसे मैं आपको बोल दूं कि सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र बताओ, या फिर सल्फेट एसिड जो जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं वो, या फिर मैं बोल दूं कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताओ, तो वो कैसे आप लोग बता पाओगे? क्योंकि देखो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर क्या होता है, कैल्शियम भी आ रहा है, कार्बन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो दो वाले तो आप सिंपली कैलकुलेट करके बता दोगे, लेकिन जिसके अंदर 3 या 4 तत्व आ रहे हैं उसका सूत्र आप कैसे बनाओगे? तो उसका सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ जनरल बहु परमाणु वाले यौगिक होते हैं जिनका आवेश आपको पता होना चाहिए। उनमें से कुछ कॉमन मैं आपको यहाँ पर लिखवा रही हूँ जो ज्यादातर हमारे काम आते हैं। इसमें सबसे पहले है, इसमें हमारे पास में अमोनियम। अमोनियम का सूत्र आपको ध्यान रखना पड़ेगा, NH+4, इसका आवेश है प्लस का 1। दूसरा जो है हमारे पास में वो है हाइड्राइड। हाइड्राइड के अंदर माइनस का चिन्ह रहता है। तीसरा है हाइड्रो ऑक्साइड। ये आपको जनरल है, याद करने पड़ेंगे, नहीं तो आप बहुपरमाणुक यौगिकों के सूत्र नहीं लिख पाओगे। हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है इसका? OH-। फोर्थ है आपका कार्बोनेट। कार्बोनेट एक बार प्लीज स्पेलिंग आप लोग, मात्राएं आप लोग चेक कर लीजिएगा। इंग्लिश में भी लिख देती हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कार्बोनेट का कितना हो जाएगा हमारे पास में? कार्बोनेट हो जाएगा हमारे पास में CO3 2-। ये कार्बोनेट का सूत्र होता है। अगला है हमारे पास में हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट हिंदी में भी लिख देते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। कितना हो जाएगा इसका? H2CO3-। कार्बोनेट को कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा इसका सूत्र? HCO3-। कुछ जनरल है। चौथा हम लिख लेंगे सल्फाइड और सल्फेट। सल्फेट का क्या होता है? SO4 2-। और सल्फाइड का हो जाएगा SO3 2-। ऊपर ये 2- थोड़ा ठीक से लिख लेंगे हम।
क्या है सल्फाइड के अंदर? SO3 2 माइनस, और सल्फेट के अंदर SO4 2 माइनस। फोस्फेट का क्या होता है हमारे पास में? PO4 3 माइनस। तो ये कुछ जनरल बहुपरमाणिक यौगिक थे जिसको जिनके सूत्रों का निर्माण करने से पहले आपको इन सब के आवेश के बारे में पता होना जरूरी है। अब हम आगे दूसरे यौगिकों का निर्माण करेंगे इन इन इस जानकारी को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, बनाते हैं हम हमारा अगला सूत्र। स्टार्ट करते हैं हम सोडियम नाइट्रेट से। सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम का मतलब क्या है? Na। और नाइट्रेट कितना होता है? नाइट्रेट होता है NO3। देखो नाइट्रेट इधर नहीं आया है तो मैं नाइट्रेट भी आपको इधर लिखवा देती हूँ। नाइट्रेट जो है इसमें भी अलग अलग तरीके के होते हैं। नाइट्रेट अलग होता है, नाइट्राइट अलग होता है। नाइट्रेट का सूत्र होता है हमारे पास में NO3 माइनस। तो यहां पर एक तो हो गया सोडियम और दूसरा हो गया NO3। सोडियम का +1 चार्ज होता है, नाइट्रेट के ऊपर कितना है? माइनस। माइनस मतलब -1। तो इसको क्रॉस करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? NaNO3। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अब। अगला है हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखो कैल्शियम होता है हमारे पास में Ca, और हाइड्रो ऑक्साइड क्या है हमारे पास में? OH। OH के ऊपर किसका चार्ज है? -1 का, और कैल्शियम का होता है +2। क्रॉस करो इसको, तो क्या बन जाएगा आपके पास में? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का सूत्र आपको यहां पर मिल जाएगा। कैल्शियम हाइड्रो। अब देखो यहाँ पर जो ये 2 है ना, ये 2 O और H दोनों से गुणा हो रहा है। ये जो 2 है वो O और H दोनों के लिए आएगा, इसीलिए मैं OH पर ब्रैकेट लगा करके इधर 2 लिख रही हूँ। ब्रैकेट क्यों लगाया है? क्योंकि ये जो 2 है वो O और H दोनों के लिए है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट इसमें लगा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। अगला बनाएंगे हम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का जो सूत्र है Na है, और इसका जो संयोजकता है वो +1 है। कार्बोनेट क्या होता है? अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने कार्बोनेट का सूत्र पढ़ा है CO3 2 माइनस। तो यहाँ पर कार्बोनेट के लिए क्या लिख दूंगी मैं? CO3, और इसका जो चार्ज है, आवेश है, वो कितना है? 2 माइनस का है। क्रॉस कर लो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? Na2CO3। इसका बहुपरमाणिक सूत्र जो है यहाँ पर आपका बन जाएगा। अगला हम लेते हैं हमारे पास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अमोनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट दोनों लेकर के हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर अमोनियम सल्फेट। क्या ले रहे हैं हम? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। तो अमोनिया क्या होता है? NH+4, और यहां पर सल्फेट क्या होता है? SO4 2 माइनस। ठीक है, अब ये क्या है? 2 माइनस है, मतलब इसके ऊपर चार्ज किसका है? 1 का है, और इसके ऊपर किसका है? -2। तो यहाँ पे से चार्ज हम हटा देते हैं। सूत्र हमने रिकॉल करा था इसलिए चार्ज लिख दिया था। क्रॉस करते हैं हम इसे, क्रॉस करते हैं हम इसे। क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले NH4। NH4 कितने होंगे? NH4 2 होंगे, क्योंकि ये जो 2 है ये N और H दोनों से गुणा हो रहा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगी? N
H और ब्रैकेट लगा करके 2, क्योंकि यहाँ पर जो ये 2 है वो N और H दोनों के लिए है, N और H दोनों के लिए है। इसका क्या मतलब है कि NH के जो है 2 परमाणु हमारे पास में, सॉरी 2 अणु जो है हमारे पास में होंगे। और सल्फेट कितना है SO4 का, एक ही अणु हमारे पास में, इसलिए इसको लिख देंगे हम SO4। तो ये क्या हो जाएगा आपका अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और जनरल हैं, हम वो भी बना लेते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, है ना। तो सोडियम ऑक्साइड बना लेते हैं हम, मिक्स है ये वाले, तो हम सोडियम ऑक्साइड का बना लेते हैं जल्दी से। हमें पता है कि सोडियम का जो चार्ज है वो +1 होता है और ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो -2 होता है। क्रॉस करोगे इसको तो क्या बन जाएगा आपके पास में, 2 तो सोडियम के अणु, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके पास में सोडियम का एक अणु है जिसमें सोडियम के 2 परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सोडियम ऑक्साइड हो गया है। कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ, वो अब आपको खुद को लिखने हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला बनाएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का। ये आपको खुद से करने हैं, खुद से ट्राई करना है इसको। ठीक है, और ये वाला आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। ठीक है, जिसके आगे SW लिख रही हूँ आपको ट्राई करना है। एक हम बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, ये हम इधर बना करके देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो ये वाला हम इधर बना रहे हैं, कैल्शियम का संयोजकता होता है +2 और कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट होता है CO3 2-, तो 2- है ना, तो उसको हम याद लिखेंगे, इसको क्रॉस करवाओ। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या बन जाएगा, CaCO3। तो इस तरीके का आपके पास में कुछ ये सूत्र आएगा। एक हम बना लेते हैं कॉपर नाइट्रेट का, तो कॉपर नाइट्रेट यहाँ बना रही हूँ कॉपर नाइट्रेट का मैं। कॉपर को लिखते हैं हम Cu और नाइट्रेट को लिखते हैं हम NO3, 2- होता है इसका, इसलिए हम यहाँ पर 2- लगा देते हैं। अब यहाँ पर कॉपर जो है उसका जो संयोजकता है +2 होता है और नाइट्रेट को हम कैसे लिखेंगे, NO3- नाइट्रेट के लिए लिख देंगे हम NO3-। तो माइनस है मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसको क्रॉस करवाओ। चार्ज यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि चार्ज मेंशन करने की जरूरत नहीं है कंपाउंड का सूत्र बनाते वक्त। और ये आपको अंडरस्टूड रखना है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज ही हमेशा कंबाइन होता है। तो यहाँ पर कॉपर तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नाइट्रेट कितने हो जाएंगे, नाइट्रेट के यहाँ पर हमारे पास में, नाइट्रेट अणु के हमारे पास में 2 अणु हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा ग्रुप है ना, इससे पूरा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए। तो ये कुछ जनरल डिटेल थी आपको कंपाउंड फॉर्मेशन सिखाने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे यौगिक सूत्रों का निर्माण किया जाता है, सिंपल वाले, सरल वाले और बहु आणविक वाले जो आपके दूसरे यौगिक है उनका कैसे, उनके सूत्रों का कैसे निर्माण किया जाता है, वो भी आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं बच्चों किसी और वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।